गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कंप्लीटली डिफरेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते थे ड्यू टू केमिकल एनर्जी, पर यहां पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी हम सप्लाई करेंगे एंड वहां से उसको केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? तो सबसे पहले समझो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोलिसिस गुजराती में आप देखेंगे विद्युत विभाजन। इलेक्ट्रोलिसिस अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें वर्ड को, तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड लिसिस दैट मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड या मेरे पास वाटर है H2O है, तो उसको H+NOH- या H+NO- में अगर हम अलग हम करते हैं और उसमें से हम H2NO2 ऑब्टेन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग आयनिक कंपाउंड्स इनटू देयर एलिमेंट्स। यानी सपोज NaCl है तो हमें इसमें से क्या मिलेगा, सोडियम एंड क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, जरूरत नहीं कि हर वक्त यही मिलेगा, वो डिपेंड करेगा उसका नेचर स्टेट कैसा है। पर अभी इतना समझो कि अ प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस मींस अ प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग आयनिक कंपाउंड्स इनटू देयर एलिमेंट्स बाय पासिंग अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंपाउंड इन अ फ्लूइड फॉर्म। ये खास याद रखना है। सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिक करंट पास करना पॉसिबल नहीं होता है, आयनिक कंपाउंड में भी, तो उसको हमें या तो मोल्टन स्टेट में रखना पड़ेगा या फिर उसको एक्वियस सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब हम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे, तो उस समय वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी एंड वहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब फिनोमिना है वो जिस कंटेनर में या जिस डिवाइस में करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, या ऐसा भी हो सकता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये टैंक है, ठीक है, बड़ा जो टैंक है या फिर कंटेनर है। तो दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इन विच वी हैव टू पोर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या मोल्टन स्टेट में इसको अंदर ऐड करना है और वहां पर हम एक्टिव या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड उसके अंदर दाखिल करते हैं, जिसको हम वायर थ्रू बैटरी के साथ उसको अटैच करते हैं। तो यहाँ पर अगर समझ लो कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सपोज मेरे पास है A+ एंड C+, इस तरह से मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी हम इसको लिखेंगे इस तरह से, AC सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें A+ है एंड C, इसको ऐसे रखेंगे हम, एनोड पर जा रहा है तो इसको माइनस रखो, इसको प्लस रखो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जिस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ता है वो नेगेटिव उसको बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे जिसकी वजह से जो नेगेटिव है, तो ये हमारा कैथोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। यहां पर लिख दे, ये हो गया कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ हमने जोड़ा है वो हो जाएगा एनोड, तो ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा हमारे लिए एनोड। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा एंड कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड है वो पॉजिटिव है एंड जो कैथोड है वो नेगेटिव है। पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो वहां पर जो एनोड था वो नेगेटिव था, ठीक है, एंड कैथोड था वो पॉजिटिव था। तो मेन डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका फ्लो आएगा कैथोड पर, यानी कैथोड नेगेटिव बनेगा। उस समय यहाँ पर जो A+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे यहाँ पर और वो रिड्यूस होकर A में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है,
क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जो कैटायन है, कैटायन कैथोड पे डिपोजिट होगा, ऐसा याद रखो। तो ये जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपने न्यूट्रल फॉर्म में आ चला जाएगा। यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और उसी समय एनोड पे क्या होगा, क्योंकि जो हमारा एन आयन है, सॉरी यहां पर हमने C प्लस लिया है, तो C प्लस C में रिड्यूस होगा, और जो A माइनस है वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके अपने न्यूट्रल फॉर्म में चला जाएगा। A प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर ये जो Ca था, यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, उसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस उसका किया और वहां से हमें दोनों स्पीसीज न्यूट्रल फॉर्म में मिल गए एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पर C प्लस था, A माइनस था, यहाँ पर A एंड C मिल गया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, एंड जिस डिवाइस, जिस कंटेनर, जिस टैंक में ये प्रोसेस होती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो Ca है ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होता है, एन आयनिक कंपाउंड होता है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में नॉर्मली कन्वर्ट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने क्लास 11 के अंदर इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो पता है कि सॉल्ट 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसमें भी देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से भी बनते हैं एंड सॉल्ट से भी बनते हैं। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर ऐसा सॉल्ट हो जिसके अंदर जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से बना हुआ हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एंड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए जो सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जबकि वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ जो सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट नहीं करता है। तो यहां पर देखें तो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह हम किस किस को ले सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं, HCl हो या H2SO4 हो, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, सपोज मेरे पास NaOH है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट हो जैसे NaCl है, जैसे K2SO4 है, ठीक है, या Na2SO4 है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना हुआ हो। सपोज मेरे पास NH4OH है, वो वीक बेस है, तो NH4OH एंड HCl के बीच में रिएक्शन होगा तो उससे बनेगा NH4Cl। उसी प्रकार से हम वीक एसिड ले तो CH3COO, ये वीक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एंड मान लो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट हो, वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल के अंदर जो हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम 2 एस्पेक्ट्स में हम पढ़ेंगे। जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, यानी यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड क्वांटिटेटिव कितना हमें प्रोडक्ट मिलेगा, हमें हमारी प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, ठीक है, ये दोनों को हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टडी के लिए। एक तो उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से हम स्टडी करेंगे, दूसरा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के फॉर्म में, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर कौन सी प्रोडक्ट्स मिलती है। तो सबसे पहले देखो, प्रोडक्ट्स ऑब्टेनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट्स जो मिलती है वो 5 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये जैसे देखो समझ लो, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे पास सपोज है NaCl, फिर सपोज मेरे पास है NaBr है, फिर मेरे पास है MgBr2। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अलग हो गए तो मुझे प्रोडक्ट्स भी अलग ही मिलेगी। उसी प्रकार से स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो अगर सोडियम क्लोराइड
अगर मोल्टन स्टेट में है या सोडियम क्लोराइड फिर एक्वियस स्टेट में है और एक्वियस में भी डाइल्यूट है या स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करेगी हमें इलेक्ट्रोड्स पर कौन सी प्रोडक्ट्स मिलेगी, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस कम होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा होगा। अगर यहां हम देखेंगे प्रिफरेंशियल प्रोडक्ट क्या हमें मिलेगी, वो हम स्टडी करेंगे तब इसको हम ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे दो नेगेटिव आयन है तो दो नेगेटिव आयन में से कौन सा नेगेटिव आयन ज्यादा है, जो नेगेटिव आयन ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेटेड होगा बिहाफ ऑफ द अदर नेगेटिव आयन, तो उसकी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। सो मोर कॉन्सेंट्रेशन मोर वो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। देन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। फ्रेंड्स मैं बताया कि जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो टाइप के नॉर्मली होते हैं, एक्टिव एंड इनएक्टिव। तो एक्टिव में अलग टाइप की प्रोडक्ट्स मिल सकती है, इनएक्टिव में भी अलग टाइप की प्रोडक्ट्स मिल सकती है। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तब। एंड लास्ट में ईएमएफ, यानी हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं उसका वोल्टेज हम कितना रखते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इलेक्ट्रोलिसिस का हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम उसका स्टडी करेंगे, यानी कि हमें इलेक्ट्रोड पर कौन सी प्रोडक्ट्स मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड हम ले रहे इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो गए, तब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जो प्रोडक्ट मिलती है उसकी हम स्टडी करेंगे पहले। तो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं नॉर्मली, तो कि प्लेटिनम या ग्रेफाइट यानी कार्बन। अगर प्लेटिनम या कार्बन इलेक्ट्रोड्स है और उस समय पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी सॉलिड फॉर्म में हो गए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें या तो उसको मोल्टन स्टेट में लेना पड़ेगा या फिर उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम मोल्टन स्टेट में। सपोज मान लो कि मैंने लिया NaCl लिक्विड मोल्टन स्टेट में, यानी जो NaCl है सॉलिड फॉर्म में उसको मैंने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, मोल्टन स्टेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। अब ये NaCl यानी कि सपोज यहां पर NaCl है, NaCl इन मोल्टन स्टेट यानी मोल्टन NaCl है, तो मोल्टन NaCl के अंदर दो ही आयन होंगे, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यहां पर है Na प्लस एंड Cl माइनस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड को हम जब बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जिस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ता है वो कैथोड है, और जो कैथोड है वो नेगेटिव है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां पर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस तरह से। तो जो पॉजिटिवली चार्ज जो पॉजिटिव आयन है वो यानी कैट आयन है वो कैथोड पे जाएगा, यानी Na प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस होगा और यहां पर ये सोडियम के फॉर्म में हमें मिलेगा। तो कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स सोडियम सॉलिड। ठीक है, उसी प्रकार से एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ये जो नेगेटिव आयन है यहाँ पर एक ही पॉजिटिव आयन है, एक ही कैट आयन है, एक ही एन आयन है, तो जो एन आयन है Cl माइनस वो क्या करेगा, क्योंकि एनोड पर जाएगा और एनोड पर वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा एंड वहां पर इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे बैटरी के। तो यहां पर क्या होगा Cl माइनस एक्वियस गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसको हाफ कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, या 2 टाइम्स सबको भी मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो NaCl लिक्विड स्टेट में था, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा Na सॉलिड प्लस Cl2 हाफ Cl2 गैसियस फॉर्म में मिलेगा। वैसे यहाँ सोडियम भी लिक्विड में ही मिलेगा।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया जब मोल्टन स्टेट में होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मेरे पास MgBr2, सपोज मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है MgBr2, और उसका मैंने लिक्विड मोल्टन स्टेट में उसको लिया है, तो उससे क्या होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर मैग्नीशियम 2 प्लस एंड Br माइनस है, ठीक है, 2Br माइनस, तो ये एनायन है, तो एनायन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करके Br2 में कन्वर्ट होंगे, कहां पर जाएगा वो, एनोड पर। और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट किए उसने, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए, वो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम 2 प्लस लेगा और मैग्नीशियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट में जब होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो उस समय एक ही कैटायन एक ही एनायन होता है, तो हमें एक जैसी प्रोडक्ट मिलती है। अगर AlCl3 है, Al3 प्लस एंड 3Cl माइनस, तो नॉर्मली एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन हमें मिलेगा। Al3 प्लस कैटायन है तो कैथोड में मिलेगा रिड्यूस होकर, एंड Cl माइनस नेगेटिव है, एनायन है तो हमें एनोड पर मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पहले कैथोड की रिएक्शन लिखी है एंड बाद में एनोड की रिएक्शन लिखी है, पर याद रखो, देखो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में अगर हम उसका जब स्टडी करते हैं तो हमें थोड़े से रूल्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे जो अज्यूम जो इनर्ट है, सपोज मान लो कि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो मैं मान के चलना कि इनर्ट इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। अगर स्पेसिफिकली कहा है कि भाई जिंक का है या कॉपर का या सिल्वर का है तो ठीक है, पर अगर कुछ नहीं दिया है तो हमें अज्यूम करना है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कौन सा होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। और सेकंड याद रखना है कि जब हम एनोड कैथोड की जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो पहले एनोड की रिएक्शन लिखनी चाहिए, बाद में कैथोड की रिएक्शन लिखने की। क्यों ऐसा होता है, जब यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया, अभी तो हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, निष्क्रिय विद्युत ध्रुव की बात कर रहा है, बट जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की हम स्टडी करेंगे तो उस समय क्या होगा, जो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो खुद वहां पर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे और बाद में कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब हम डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सपोज यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन है, सपोज यहाँ पर NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन है, यानी यहाँ पर NaCl भी है, H2 भी है, यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। उस समय क्या प्रोडक्ट मिलेगी, तो इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो, एक तो एनोड पर रिएक्शन होगा और एक कैथोड पर रिएक्शन होगा। यहाँ चाहे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो चाहे कार्बन यानी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हो, पर इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, तो एनोड पर नॉर्मली एन आयन जाते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के एन आयन है। कौन कौन से 2 टाइप के एन आयन है, क्योंकि तो यहाँ पर जो Cl है वो माइनस है, यानी Cl माइनस है जो एन आयन है। और अगर हम H2 की बात करें तो H2 के अंदर क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस होता है, जहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन नॉर्मली नेगेटिव होता है एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, यहाँ सोडियम पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वहां पर पॉजिटिव आयन भी है, यानी कैटायन भी है, एनायन भी है। तो यहाँ पर जो H2 के अंदर ऑक्सीजन जो नेगेटिव आयन है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो H2 के अंदर जो ये ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी यहाँ पर लिखते हैं H2 ऑक्सीडेशन। एंड अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पहले ऐसा लिखते हैं, जब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH माइनस है, पर OH माइनस में हो क्या है, मीन क्या है, ऑक्साइड आयन है, O-2 है। तो हम ऐसा लिखते हैं कि H2O के अंदर जो O2 माइनस है, ठीक है, वो वहां पर ऑक्सीडाइज हो सकता है। एंड अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर पॉजिटिव आयन जो कैट आयन है वो कैथोड पर रिड्यूस हो गए। तो यहाँ पर 2 कैट आयन है, एक तो Na+ एंड दूसरा जो पानी है उसके अंदर जो H+ है वो वहां पर रिड्यूस होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर H में H2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है, और यहाँ पर भी देखें तो एक से ज्यादा यहाँ पर स्पीसीज है जो रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन ऑक्सीडेशन करेगा और यहाँ पर इन दोनों से कौन रिडक्शन करेगा, ये हमें जानना जरूरी है। तो इसके लिए हमें EMF सीरीज याद होनी चाहिए। अगर आपने EMF सीरीज याद कर ली है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले EMF सीरीज लिखता हूँ। यहाँ पर कौन प्रीफर करेगा डिस्चार्ज होने के लिए, तो इसको प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज बोलते हैं। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज हम EMF सीरीज से हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम
लिथियम प्लस, लिथियम ही लिखता हूं अभी, लिथियम इस ईएमएफ सीरीज के अंदर देखें तो लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद हम लिखेंगे H2O रिडक्शन, यानी यहां पर H2O से क्या होगा, H2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज के बाद जिंक, जिंक के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद अगर हम देखें क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, फिर निकल, फिर टीन, टीन, फिर लेड आएगा, और लेड के बाद यहां पर H प्लस आएगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, जिसके लिए हमने जो इलेक्ट्रॉन जो रिडक्शन पोटेंशियल लिया था वो 0.0 वोल्टेज लिया था, अगर याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस टू H2 के अंदर ये जब रिड्यूस होता है तो उसके लिए हमने 0 वोल्टेज लिया है। तो याद रखो कि यहाँ पर लिथियम टू H प्लस हम जा रहे हैं, तो ये सारे नेगेटिव है, क्योंकि ये मेटल होती है, मेटल ऑलवेज क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने की होती है, और जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने की होती है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती है, और जिसकी रिड्यूस होने की अगर टेंडेंसी कम है तो वो खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सारे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ये हम एसआरपी में लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम उसके बाद आगे लिखे यहां पर, तो H प्लस के बाद आएगा Cu2 प्लस यानी कॉपर, कॉपर के बाद क्या होगा, कॉपर के बाद आएगा OH माइनस, मैं फिर बाद में लिखता हूं, उसके बाद आएगा Ag प्लस, इसके बाद आएगा Hg2 प्लस, इसके बाद आएगा Hg22 प्लस यानी मर्क्यूरस आयन आएगा, उसके बाद Ag आएगा, Ag प्लस आएगा, उसके बाद NO3 माइनस। अब देखो मैं जो नॉन मेटल है ना उसको मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूं, तो Cu के बाद यहां पर आएगा OH माइनस, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहां पर आएगा NO3 माइनस, NO3 माइनस के बाद यहां पर आएगा H2O, H2O ऑक्सीडेशन होगा यहां पर, जिससे O2 बनेगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर Cl माइनस, SO4 2 माइनस, एंड लास्ट में होगा फ्लोराइड आयन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो एसआरपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो एसआरपी डिक्रीज होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखे, तो यहां पर हम रिडक्शन के फॉर्म में लिखे तो Li प्लस रिड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन इनटू लिथियम, तो यहां पर हम पॉजिटिव पे लिख सकते हैं, ऐसा रखेंगे तो भी चलेगा, हमें याद रखना होता है ये जस्ट। तो लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम Mn2 प्लस Zn2 प्लस Cr3 प्लस, नॉर्मली पॉजिटिव को हम बाद में लिखते हैं, Fe2 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस Sn2 प्लस लेड 2 प्लस Cu2 प्लस, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, हम बिना आयन के मेटल के फॉर्म में भी इसको याद रख सकते हैं। तो ये ये पूरा ईएमएफ सीरीज है, तो अगर ईएमएफ सीरीज अगर हमें याद है तो इतना याद रखो कि ऊपर से नीचे जाते हैं तब एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो एसआरपी डिक्रीज हो रहा है। और हमें इतना पता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन होगा तो वो कैथोड पर जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा कंपेरेटिवली टू अदर वो एनोड पर ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहां पर हम देखें तो क्लोराइड आयन एंड H2 की अगर हम बात करें तो ये दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो एसआरपी किसका ज्यादा है, तो यहाँ पर देखो Cl माइनस और H2 के अंदर H2O का एसआरपी कम है, जो ऊपर है उसका एसआरपी कम है,
नीचे की तरफ जाते हैं तो SRP इंक्रीज होता है। तो H2 से Cl माइनस का यहाँ लिखा है Cl माइनस तो होगा Cl2, ये हम याद रख सके इसके लिए मैंने नेगेटिव एंड में लिखा है, यानी Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cl, ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जब समझो कि यहाँ पर जो हम SRP की बात करते हैं तो दोनों में से H2 ऑक्सीजन का SRP कम है, जिसका SRP कम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर H2 प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज करेगा यहाँ पर और ये ऑक्सीडाइज होगा। कैसे, तो हम यहाँ पर लिखे एनोड पर क्या हो रहा है, तो कि एनोड पर जो H2 है, H2 के अंदर वो कैसा है, -2 है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देगा ऑक्सीजन और खुद ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 O2 इस तरह से। ठीक है, और 2 H+ आयन यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे इस तरह से। पर अगर हम ऑक्सीजन मोलिक्यूल की बात करें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2H2O gives O2 प्लस 4H+ एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। अब कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर यहाँ पर Na+ है एंड H2 रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर SRP जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Na+ यहाँ पर है एंड H2 रिडक्शन उससे नीचे है, तो इसका SRP ज्यादा है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा वहां पर। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो H2O है वो वह इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कौन गेन करेगा, H+ आयन गेन करेगा उसके अंदर। तो एक H+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके H में कन्वर्ट होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, OH- बन जाएगा उस समय पर। तो H2 होता है नॉर्मली, तो हाफ H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 प्लस 2OH-। अब हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो सारे इक्वेशन को कैथोड के जो इक्वेशन है कैथोड का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2H2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4OH-। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरा रिएक्शन हम सेल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 2H2, अब देखो यहाँ पर 4H+ एंड 4OH- है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 4H+ एंड 4OH- है, तो ये 4H2 निकल जाएगा तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पर 2H2 gives O2 प्लस 2H2। तो यहाँ पर पहले 2H2 लिखते हैं, 2H2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, अगर यही रिएक्शन देखो यहाँ पर हमने लिया है डाइल्यूट एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी हम यहाँ कहां पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई ये डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन था। ठीक है, पर मान लो कि यहाँ पर Na2SO4 के लिए यही रिएक्शन होता, Na2SO4 अगर उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो भी रिएक्शन यही होगा। तो ऐसा याद रखो कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है एंड इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो उस समय इलेक्ट्रोलाइट की जगह पर जो वाटर है वो खुद का सेल्फ आयनाइजेशन यानी खुद का ऑक्सीजन खुद का रिडक्शन करेगा। तो इस यहाँ पर भी क्या होगा, तो कि यहाँ पर भी H2O ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इटसेल्फ, यानी हमें यही मिलेगा Na+SO4 के बीच में जब यहाँ पर अगर Na2SO4 डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो अभी हमें एनोड एंड कैथोड में यही रिएक्शन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एक्वेस सॉल्यूशन। तो हम NaCl से ही अभी हम स्टडी करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर लिखता हूं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एक्वियस सॉल्यूशन। तो उस समय क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी NaCl एंड H2 दोनों सब्सटेंस यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है NaCl भी है एंड H2 भी है। देखो यहाँ पर रिएक्शन अगर लिख दे तो क्या होता है, यहाँ पर जो H2 है ऑक्सीजन O2 पर एंड H+H2 कैथोड पर इस तरह से ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तरफ एनोड पर रिएक्शन जो होता है वो लिखेंगे और एक तरफ कैथोड पर जो होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर भी देखें तो एनोड पर Na+ है एंड H2O है एंड अगर हम कैथोड की बात करें तो यहाँ पर Cl- भी है एंड H2O भी है।
ऑक्सीजन यहाँ पर एनोड पर H प्लस जो O2 माइनस है वो रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा O2 में, एंड यहाँ पर H प्लस रिड्यूस हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एनोड के लिए, तो यहाँ पर देखो गलत दे दिया मैंने, एनोड पर नेगेटिव आएंगे ना, एनोड पर एन आयन लिखने हैं हमें, तो यहाँ पर दो एन आयन है, Cl माइनस एंड H2 के अंदर O2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर तो कि Na प्लस एंड H2 जिसके अंदर H जो है वो यहाँ पर रिड्यूस होगा। तो हमने यहाँ पर भी देखा, तो अगर रिएक्शन इस तरह से होगा, अगर Cl माइनस और H2 की बात करें तो H2 जब रिडक्शन करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब करेगा, उस समय पर देखें तो H2 का रिडक्शन पोटेंशियल Cl से कम है, तो यहाँ पर H2 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह से H2 का होना चाहिए था, पर यहाँ एक्सेप्शन होता है, यहाँ एक्सेप्शन देखने को मिलता है। उसकी दो वजह है एक्सेप्शन की। नंबर 1 तो कि सबसे पहले तो देखें तो दोनों के अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, एक्सेप्शन। तो यहाँ पर Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कि Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और अगर H2 की बात करें तो H2 इस तरह से है H2O, तो यहाँ पर H प्लस एंड O माइनस 2, यहाँ पर भी ऐसा ही था। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर H2 ऑक्सीडाइज होगा इसी तरह से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दूर होगा, तो इसको दो H प्लस को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Cl माइनस ज्यादा है, तो Cl माइनस कहता है कि भाई H2 तू मत ऑक्सीडाइज हो, मैं खुद ऑक्सीडाइज हो, तो अपने दोनों बच्चों को संभाल, यानी तू अपने दोनों H प्लस को संभाल, तू ऑक्सीडाइज मत हो। Cl माइनस तो मैं ज्यादा हो, तो मैं यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा। वैसे क्या होता है कि यहाँ Cl माइनस और H2 का जो SRP है, उसका जो डिफरेंस है SRP का, वो बहुत कम है। इसकी वजह से Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय H2 की जगह पर Cl माइनस खुद ऑक्सीडाइज वहां पर होता है। ओवर वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको हम। तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर कि Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर Cl जो माइनस है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो उस समय क्या होगा, ऑक्सीडाइज जब होगा तो यहाँ पर हमें रिएक्शन कुछ इस तरह से मिलेगी। एनोड पर क्या होगा, Cl माइनस जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस समय Cl माइनस खुद ऑक्सीडाइज होगा। सो यहाँ पर 2Cl माइनस, Cl2 गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर तो Na प्लस H2 के अंदर H2 का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, Na से ज्यादा है, तो वहां पर तो H2 खुद का ही रिडक्शन करेगा। तो H2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पर H2 एंड OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर, सो 4 इलेक्ट्रॉन 2H2 एंड 4OH माइनस। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो कि यहां पर 2H2 प्लस 2Cl माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो दो ही है तो दो ही रखने यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन H2 एंड 2OH माइनस। सो दो इलेक्ट्रॉन कैंसल, 2H2 प्लस 2Cl माइनस, यहाँ पर Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है और यहाँ पर Na प्लस तो रिएक्शन में भाग ही नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर Na प्लस एंड OH माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, Na प्लस प्लस OH माइनस, NaOH में कन्वर्ट होंगे। तो उस समय जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी pH कैसी होगी, ज्यादा होगी, ये याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड Na2SO4 दिया हुआ होता फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर डायल्यूट Na2SO4 है, तो यहाँ पर H2O का खुद का ही ऑक्सीजन रिडक्शन हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर Na2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो सल्फेट आयन है वो डाइसल्फेट में कन्वर्ट होगा, SO4 2 माइनस H2O8 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O6 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, H2O8 2 माइनस पर कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर हम NaCl की बात करें तो यहाँ पर NaCl एंड H2 है, तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर जा रहा है एंड Cl माइनस एनोड पर लिबरेट हो रहा है।
तो इस तरह से याद रखना है हमें कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन एक्वेस सॉल्यूशन है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो वहां पर H2 खुद ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होगा, H2 ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होगा। पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उस समय जो नेगेटिव आयन होता है, नॉर्मली Cl माइनस और SO2 माइनस होता है, वो खुद वहां पर ऑक्सीडाइज होता है ड्यू टू ओवर वोल्टेज।